नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। हमें है आपसे सीधा सरोकार, इसलिए एक बार फिर संसद टीवी पर हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम आयुष्मान भव, जिसमें हम रखेंगे आपकी संपूर्ण सेहत का ख्याल। बात करेंगे शारीरिक रोगों की तो करेंगे खुलकर चर्चा मानसिक विकारों पर भी, ताकि हर तरह की बीमारी रहे हमसे कोसों दूर। और आयुष्मान भव में हम सिर्फ एक पैथी की नहीं बल्कि एक साथ एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के विशेषज्ञों से जानेंगे हर एक बीमारी का सटीक इलाज, इससे जुड़ी सावधानियां और सबसे पहले बात करेंगे प्रिवेंशन की। तो आप हर हफ्ते आयुष्मान भव में जुड़िए हमारे साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो बहुत आम होती जा रही है, साथ ही हर उम्र में लोग इसका शिकार बन रहे हैं। आज बात एंजाइटी की। इन दिनों लगातार बिगड़ती लाइफस्टाइल की वजह से लोग कई तरह की समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं और एंजाइटी इन्हीं में से एक ऐसी समस्या है जिससे आजकल कई लोग परेशान हैं। आखिर क्या है ये एंजाइटी? क्या है इसके लक्षण, इसका इलाज और इससे बचने के उपाय या कहीं इसे मैनेज करने के उपाय? और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं तीन बेहद खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नवीन ग्रोवर, सहायक प्रोफेसर हैं क्लिनिकल मनोविज्ञान IHBAS दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ग्रोवर। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर महेश व्यास भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हैं और प्रमुख हैं बुनियादी सिद्धांत विभाग है और डीन हैं PhD अध्ययन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर व्यास। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर बिपिन जेठानी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हैं आप नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर बिपिन जेठानी। शुरुआत डॉक्टर नवीन ग्रोवर आपसे करूंगी। पहले आप थोड़ा दर्शकों को समझाइए, एंजाइटी की बात हो रही है, एंजाइटी क्या है और कब ये एक डिसऑर्डर बन जाता है? एंजाइटी देखा जाए तो एक भाव है, एक इमोशन है जो सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं इसको, और ये अपने आप को कई तरह से प्रकट करती है। एंजाइटी ये आपके विचारों की तरफ से भी प्रकट कर सकती है, जिसमें कि नेगेटिव विचार आते हैं, आपके व्यवहार की तरफ से भी प्रकट कर सकती है और आपके शारीरिक बदलाव की तरफ से भी प्रकट कर सकती है। लोग इसे बुरा मानते हैं, जबकि देखा जाए तो एंजाइटी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, आपका अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी चीज़ भी है। ठीक है। तो इसमें एक हम लोग बोलते हैं इन्वर्स यू रिलेशनशिप। एंजाइटी और आपके काम करने की क्षमता के अंदर में एक इन्वर्स यू रिलेशनशिप रहता है, या आप उसको कह सकते हैं बेल शेप्ड कर्व। तो जब तक आपकी एंजाइटी एक ऑप्टिमम लेवल की नहीं रहेगी तब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। कम एंजाइटी में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ज़्यादा एंजाइटी में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, यानी एंजाइटी ज़रूरी है, लेकिन कितनी होनी चाहिए, कितनी घातक है, इस पर हम आगे चर्चा करना आगे ज़रूरी चर्चा होगा। करेंगे कि वही बोल रहे हैं हम लोग, एंजाइटी कम होने से भी नुकसान है, एंजाइटी ज़्यादा होने से भी नुकसान है। बिल्कुल। और इस बीच अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि भारत में भी इसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके जब हमने कोरोना का समय देखा उसके बाद एंजाइटी से जुड़ी समस्या और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। एंजाइटी डिसऑर्डर को लेकर जो WHO है, माफ़ कीजिएगा, WHO ये कहता है कि 301 मिलियन पीपल दुनिया भर में इससे ग्रसित रहे हैं 2019 में, और औरतें जो हैं, महिलाएं हैं, वो पुरुषों से ज़्यादा इसकी शिकार होती हैं। और चाइल्डहुड यानी बचपन से लेकर जो किशोरावस्था है उस दौरान इसके सिम्टम्स पहचाने शुरू होते हैं एक तरह से। यानी और भी आंकड़े हैं जिसमें मैं बात करूंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 में से 4 व्यक्ति ही इसके लिए इलाज ढूंढता है, इसको एक विकार समझता है। ठीक है डॉक्टर ग्रोवर, मैं आऊंगी और भी आंकड़ों की हम बात करते रहेंगे। एक बात तो समझ में आ रही है डॉक्टर व्यास कि ये समस्या आम हो चुकी है, और खासकर जैसा हमने कहा कोरोना के बाद ये एंजाइटी और ज़्यादा लोगों में बढ़ने लग गई है। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, हमें डॉक्टर ग्रोवर ने बताया कि एंजाइटी अच्छी है, ये देखना है कितनी होनी चाहिए। आयुर्वेद एंजाइटी को लेकर या कहीं चिंता को लेकर क्या कहता है? देखिए, एक बात कही गई कि चिंता चिता समा प्रोक्ता। जिस टाइप से अगर कोई व्यक्ति है तो जितनी ज़्यादा चिंता रहेगी ना, उसके शरीर पे पूरा उसका प्रभाव दिखाई देता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। कई बार हम सामान्य व्यवहार में भी बोलते हैं, किसी व्यक्ति को आपने पहले देखा था, उसका पूरा स्वरूप बहुत अच्छा था, थोड़े दिन बाद हम मिलते हैं तो उसको कहते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चिंता है जो खाया जा रही है। माने चिंता के कारण पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है।
तो चिंता एक ऐसी अवस्था है कि किसी को काम करने के लिए अगर वो अपने उस काम को ध्यान दे वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके कारण वो परेशान होने लग जाता है तो उसका जो परफॉर्मेंस है, जो वो कर सकता है, वो भी नहीं कर पाता है। तो चिंता के कारण शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्रियाएं प्रभावित होती हैं और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें वो अनुभव करने लग जाता है कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर है। और आयुर्वेद में तो चिंता को यहाँ तक कहा है कि ये निदानार्थकर रोग है, माने चिंता के कारण, बेचैनी के कारण और बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो इसको कहना चाहिए कि रोगों का कारण भी है, इसके कारण व्यक्ति अपने सामान्य काम नहीं कर पाता है। और एक और लक्षण आयुर्वेद में बताया कि कर्तव्यता और अकर्तव्यता, माने व्यक्ति को क्या करना है उसका डिसाइड वो अच्छे से नहीं कर पाता है चिंता के कारण। तो इसको, और दूसरा एक उसमें एक लक्षण उत्पन्न हो जाता है, परामर्श बहुत लेता है, माने हर एक व्यक्ति से पूछता है उस विषय में, फिर उसको लगता है कि नहीं मैं एक और व्यक्ति से पूछ लूं, और उसको किसी के द्वारा भी कही हुई बात से वो सेटिस्फाई नहीं होता है। ये चिंता की वो कंडीशन हो जाती है जब बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाता है। जैसा कि अभी ग्रोवर जी ने बताया था कि जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, अपने यहाँ सब में कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्य, जब ज़्यादा हो जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो और कई व्याधियों का कारण बन जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर जेठानी, आपका पहला कमेंट एंग्जाइटी को लेकर, चिंता को लेकर, और जो भारत में आंकड़ा है एज रिलेटेड फैक्टर की अगर बात करें तो 18 से 29 साल वो आयु वर्ग है जिसमें सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी के मामले देखे जाते हैं। आप होम्योपैथी के नज़रिए से, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के नज़रिए से क्या कहना चाहेंगे एंग्जाइटी को लेकर भारत में खासकर? देखिए, ऐसा है कि जैसे डॉक्टर व्यास ने भी कहा, डॉक्टर ग्रोवर ने भी कहा कि जो कंसेप्ट है एंग्जाइटी का, ये एक बैलेंस का है। एक चीज़ को आपको, हम जब शुरू से अगर हम देखा जाए तो हमारी सर्वाइवल के लिए एक एंग्जाइटी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी चलते अपने आप को बचा के रखते हैं, कॉशियस रहते हैं। तो एक शुरू से एक कंसेप्ट बनाया है कि एंग्जाइटी एक काइंड ऑफ इनेट डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे अभी बताया गया कि जब हम या तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते या हम बहुत सर्वाधिक चिंता करते हैं जिससे हमारी वर्क एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ जाए। अब क्योंकि ये जो वर्क एफिशिएंसी का कंसेप्ट है, वर्क, ये ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है 18 जब आप शुरू करते हैं कमाना, आप दिनचर्या अपने ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते हैं, आप अपनी लाइवलीहुड के लिए शुरू करते हैं, तो वहाँ वो जो प्रेशर, जो स्ट्रेस सिचुएशंस हैं, वो उनका दबाव और बढ़ता जाता रहता है। और ये चलता रहता है 18 साल के बाद से। फिर जैसे जैसे आप एक मिड लाइफ में आते हैं, फिर जब आप अपनी प्लानिंग करते हैं ओल्ड एज के लिए, तो ये एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे जो स्ट्रेसर मैकेनिज्म है हमारे इन्वायरमेंट में, उनका प्रभाव बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे इनका प्रभाव बढ़ता रहता है तो हमारा जो अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, कभी कभी वो ओवरशैडो हो जाता है, वो दब जाता है। उसके चलते फिर लक्षण आने लग जाते हैं एंग्जाइटी के, चाहे शारीरिक रूप में हो, चाहे मानसिक रूप में हो, चाहे व्यवहारिक रूप में हो। होम्योपैथी में एक बात ज़रूर कही जाती है और जानी जाती है कि ना सिर्फ एंग्जाइटी के लक्षणों को लेकर, बट बाकी बीमारियों के उत्पन्न होने में भी एंग्जाइटी का बहुत मेजर रोल है। और इसलिए क्योंकि हमारी अपनी जो पैथी है, चाहे वो एलोपैथी भी हो, चाहे वो आयुर्वेदा, वो एक जो साइकोसोमैटिक जो अप्रोच है उसमें एंग्जाइटी का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके होम्योपैथी में। बिकॉज हमारी जो भी हम दवाई सिलेक्ट करते हैं, जो भी हम दवाई देते हैं, उसमें मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि बीमारी शुरू कैसे हुई। ठीक है। और ये खास करके और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम मानसिक रोगों की बात करते हैं। बिल्कुल। तो मैं जानूंगी कि होम्योपैथी में किस तरह से इलाज किया जाता है और कितनी मदद कर सकती है जो लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं उनके लिए होम्योपैथी। थोड़ा सा हम सिम्टम्स के बारे में अगर समझें डॉक्टर ग्रोवर, किस तरह के लक्षण दिखें तो समझा जाए कि ये एंग्जाइटी अब डिसऑर्डर में बदल रही है, जो कॉमन हम दिनचर्या में जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उसके हिसाब से अगर आप लक्षण बताएं। इसके लक्षण अगर देखा जाए तो 3 तरह से आते हैं हमारे विचारों की तरफ से। जब लोग नेगेटिव विचार सोचने लगते हैं कि मेरा काम ठीक से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जब ये चीज़ें बोलने लगते हैं ज़्यादा लोग, हालांकि वो उनके विचार आप बाहर से नहीं देख सकते हैं जब तक कि वो आपसे बात नहीं करेंगे। जब उन्हें डर लगने लगता है किसी चीज़ से, वो कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मैं तो फेल हो जाऊँगा, जब ऐसा बोलते हैं। दूसरा, व्यवहार की तरफ से, जब ये विचार नेगेटिव आने लगते हैं तो उनका व्यवहार भी बदलने लगता है, और वो जब वो काम करने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं, वो किसी से बात ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसी से जुड़ा रहता है हमारे शारीरिक बदलाव, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह सूखना, बॉडी का टेम्परेचर, कान वगैरह लाल हो जाते हैं जैसे करके, हाथों में उनको पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना तक हो जाता है कि अगर आप उनको पेपर देंगे, वो अगर अपना हाथ उसके ऊपर रखेंगे तो आपको पेपर के ऊपर में पसीना बिल्कुल छपा हुआ दिखाई देगा। ये फिजियोलॉजिकल अराउजल के उनके सिम्टम्स आते हैं।
एंजाइटी को हम डिसऑर्डर में तभी बोलते हैं जब इसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। हम लोग कई बार गलती ये करते हैं, अगर थोड़ा सा भी कोई चिंता कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं चिंता मत करो। ये समहाउ नेगेटिव इमोशन की भी हमारी ज़िंदगी में अपनी एक जगह है, तो चिंता वो कर सकते हैं। लेकिन जब इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए कि पूरा दिन आदमी चिंतित है, उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाए कि वो एक बार चिंतित हुआ तो उसके बाद से 2 घंटे तक उस चिंता से बाहर ही नहीं निकल रहा है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो बिल्कुल पंगु हो जाए, काम कर ही नहीं रहा है, कुछ भी नहाना नहीं कर रहा है, खाना नहीं कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि ये उसके लिए डिसऑर्डर हो जाता है। इसका मतलब डॉक्टर व्यास तो अगर वो डिसऑर्डर में आ गया, जैसा अभी हमें डॉक्टर ग्रोवर ने बताया, हमारी दिनचर्या प्रभावित हो रही है, रोज़मर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तरह से क्या एंग्जाइटी डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति अपने आप को अकेला कर लेता है, क्या माना जाए? वो कई बार अपने आप को सोचने लग जाता है, कई बार छोटी चीज़ें रहती है उसको बहुत बड़ी समस्याएं लगने लग जाती हैं। कई बार बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहती है, तो एंग्जाइटी के कारण उसको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसी होगी, जबकि उसकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, उसके बावजूद भी वो सोचने लग जाता है। मैंने कहीं ना कहीं वो वास्तविकता से थोड़ा सा दूर जाने लग जाता है, अपने खुद के ऊपर थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। यानी तैयारी हो सकता है आपके अंदर पूरी हो, फिर भी परफॉर्मेंस आप एंग्जाइटी की वजह से एंग्जाइटी के कारण नहीं कर पाते। और उसके साथ में फिर क्या है कि जैसे लोभ, शोक, भय, क्रोध, कई बार गुस्सा आने लग जाता है व्यक्ति को, कई बार वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पर चिंता वाला व्यक्ति जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा बोलता है। आप अगर कुछ भी उसको पूछो तो वो बंद करना पड़ता है, हाँ ठीक है, जितना आप पूछो उससे और ज़्यादा बोलेगा। मैंने उसको लगता है कि मैं मेरी कोई चीज़ों को छोड़ नहीं रहा हूँ, पूरी एक से एक सभी चीज़ें बता दूँ। तो चिंता वाला व्यक्ति जो है ना, कई बार जिस विषय की उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो उसका विषय ही नहीं है, जिसका उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उन चीज़ों को भी वो अपने ऊपर ले लेता है। उसको लगता है कि नहीं ये सब तो मुझे ये सॉल्व करना है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा अगर सही व्यक्ति का आश्वासन मिल जाए, क्योंकि अभी ग्रोवर जी ने एक बात बताई थी कि कई बार चिंता कुछ चीज़ों की करना भी चाहिए। हम कभी किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके लिए अपन कहते हैं कि इसकी चिंता आपको करना है। तो यहाँ पर चिंता माने एंग्जाइटी नहीं है, यहाँ पर उस विषय को उसको सोचना है, तो वहाँ तक वो ठीक है। लेकिन जब उसके कारण वो स्वयं परेशान होने लग जाए और उसके कारण वो जो काम करना वो भी नहीं कर पाए, तब वो एक डिजीज़ की कंडीशन है और उसके कारण सब चीज़ें प्रभावित होती है, चाहे उसका परिवार हो, जहाँ ऑफिस में वो काम कर रहा हो, जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई भी काम वो ठीक से नहीं कर पाता है। तो इसलिए व्यक्ति को पहले समझना चाहिए कि ये चिंता जो वो कर रहा है वो वाकई सही है और उसके लिए अपने साथ वालों से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है। अब क्या एक तरह से मैं कहूँ कि इसका उपाय हो सकता है, कैसे इसको मैनेज किया जाए, क्या इलाज होगा, इस पर हम आएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगी डॉक्टर जेठानी आप बताइए, क्या हम ये माने कि वो व्यक्ति का सिर्फ स्वभाव ही नहीं है जो इतना एंग्शियस हो रहा है, क्या ये सोसाइटी का प्रेशर है, क्या उसके आसपास की चीज़ें भी असर डालती हैं, इसलिए व्यक्ति एंग्जाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित होता है? एक आंकड़ा इस बीच और बता दूं, जो 2017 का आंकड़ा है, 38 मिलियन लोग भारत में एंग्जाइटी से ग्रसित हैं। जो अर्बन एक तरह से आबादी है वहाँ एंग्जाइटी ज़्यादा है, जबकि ग्रामीण आबादी में ये समस्या कम है और डिप्रेशन के बाद ये सबसे बड़ी मानसिक विकार माना जाता है इसे भारत में भी। तो क्या और फैक्टर्स हैं जो एक व्यक्ति को एंग्जाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित कर सकते हैं? देखिए, कहना बिल्कुल सही है कि अर्बन एरियाज़ में ये एंग्जाइटी की प्रेवलेंस बहुत बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में देखा गया खासकर कोविड के बाद ये और बढ़ गई है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर को हटा दें, एक तो जो मेरा एक स्वभाव है वो उस फैक्टर को एक बार अलग रखें, तो जो हमारा अपना एक इन्वायरमेंट है, एक बात तो क्योंकि सबसे पहले जो हमारा वर्क कल्चर है वो बहुत बदल गया है। अब वो एक जो पहले एक लाइन होती थी, डिमार्केशन लाइन होती थी कि इतना काम आपका व्यवसाय का, इतना टाइम आपका व्यवसाय को दिया जाएगा, इतना टाइम आप अपनी फैमिली के साथ देंगे या इतना टाइम आप अपने लाइफ के लिए निकालेंगे, तो वो मार्जिन ब्लर्ड हो गई है, वो अब रह नहीं गया है। खासकर वर्क फ्रॉम होम अगर हम देखें जब से कल्चर आया है तो ऑल द मोर ये प्रेशर्स और क्रिएट हो गए हैं। दूसरी बात, हमारी अपनी जो खान पीन है, हमारा जो अपना रोज़मर्रा की जो एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, वो भी अर्बन एरियाज़ में बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बट वो एक बहुत कम, ये प्रचलन कम हो गया। ऑल्दो उसकी जागरूकता बढ़ती जा रही है, खास करके जब से बीमारियां बढ़ने लगी हैं तो उसकी जागरूकता बढ़ती आ रही है।
और तीसरा जो हमारा जो न्यूक्लियर फैमिली, जो पहले क्या होता था, कोई बच्चे को तकलीफ़ है, कोई एंग्जाइटी है, तो क्योंकि फैमिली पूरी बड़ी होती थी, वो एक किसी से डिस्कस कर लेता था, एक कम्युनिकेशन का जो चैनल होता था वो हमेशा ओपन रहता था। अब जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज, खास करके अर्बन एरियाज़ में जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, तो वो जो एक स्रोत है अपनी इच्छाओं को, अपनी चीज़ों को डिस्कस करने का, वो कम हो गया है। तो उसके चलते चलते अब सबको अपने लेवल पे ही जूझना पड़ता है और इसकी वजह से एंग्जाइटी का प्रचलन और बढ़ गया है। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स हैं, उसके अलावा एक और फैक्टर डॉक्टर ग्रोवर, तमाम केसेस आप लोग के सामने आते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम जान रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है, और उसे लेकर अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करना, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या ये भी आज के टाइम में, कोविड को तो हमने एक कारण माना ही, लेकिन आज के समय में क्या एंग्जाइटी डिसऑर्डर के मामले इतने बढ़ने के पीछे ये भी एक वजह है? ये आपने बिल्कुल सही उठाया है, जिसको लोग फोमो भी कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो सभी लोग आजकल सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटोज़ डालना, ये सब, उनको खाना खा रहे हैं तो भी डालना, सब कुछ है। और जब कोई कहीं घूमने गया, जब वो अपनी डालते हैं फ़ोटोज़, तो वो सोचते हैं कि हम लोग मिस आउट कर रहे हैं उस फ़न को। तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का कारण बन रहा है। स्पेशली जो भी जो स्कूल के बच्चे हैं और ये सब, ये इनके ऊपर में इतना ज़्यादा दबाव है कि उनको ये दिखाना है कि वो ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, ज़्यादा जगह घूम रहे हैं, ज़्यादा अच्छी जगह पर खाना खा रहे हैं। तो ये अपने आप में तो यानी जो मैंने अभी एक आंकड़ा आपको बताया थोड़ा समय पहले का, जो 18 से 29 साल का, तो अब क्या माने कि ये और छोटे बच्चों में भी, जो चाइल्डहुड की मन में बात कही, उसमें भी आ रहा है ये प्रेशर और एंग्जाइटी? आप ये देखिए कि आजकल सक्सेस के लिए कितना रोज़ हम रियलिटी शोज़ देखते हैं, उसके अंदर में अगर आप देखेंगे रियलिटी शोज़ के अंदर में जब परफॉर्मेंस करते हैं लोग, तो उनको कैमरा से, एंगल से, सबसे दिखाया जाता है और वो बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। लेकिन रियल लाइफ के अंदर में उतना परफेक्ट परफॉर्मेंस होना संभव नहीं है। तो आप जब मॉल वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे बच्चे डांस कर रहे होते हैं कई बार, लेकिन आप उसको अब इतना एंजॉय नहीं करते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बन रहा है कि उनको अपनी परफॉर्मेंस एक्सट्रीम लेवल पे बढ़िया करनी है, जो कि रियल लाइफ के अंदर में इतना संभव नहीं है। तो जो ये आप आंकड़े दे रहे थे, ये सोशल मीडिया का एक और प्रभाव है कि उनके ऊपर में परफॉर्मेंस करने के लिए इतना प्रेशर फैमिली से, सबकी तरफ से बढ़ रहा है कि वो उसी चीज़ में वो चल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर व्यास, जल्दी से मैं चाहूँगी, फिर हम आगे के उसमें बढ़ेंगे। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं और फिर हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी है बीच में, अंतर कैसे समझें मोटे तौर पर? स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या? एंग्जाइटी बढ़कर डिप्रेशन बन सकती है और स्ट्रेस बढ़कर एंग्जाइटी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कुछ लक्षणों के द्वारा हम इनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति रहता है, उसको आप देखिए कि वो थोड़ा सा उदास रहता है, वो प्रायः किसी में घुलना मिलना या उनके साथ बात करना ये कम पसंद करता है। और जो एंग्जाइटी वाला व्यक्ति रहता है, वो अपनी चीज़ों को बताता है और बढ़ा चढ़ा के बताता है। तो एक सामान्य रूप से भी अपन उनमें डिप्रेशन कर सकते हैं। और एक स्ट्रेस जो रहती है, स्ट्रेस लेवल पे जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाती है, तो कहना चाहिए कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहाँ पर व्यक्ति को कभी एक तो अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, एक दूसरा कंपटीशन ज़्यादा होता है कि मेरे को भी वैसा करना है। और कई बार घर वाले, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे से कहते हैं कि तुमको भी इतने परसेंटेज लाना है, तुमको ऐसा करना है। तो ये चीज़ें कई बार जो उनको इसका शिकार बना देती है। तो हमेशा हमको रियल लाइफ, अपनी कैपेसिटी, उन सबको ध्यान में रख करके अगर हम बच्चों को कहें, अपने परिवार में जो भी है, आप चाहे बिजनेस में हो, जिस भी फील्ड में हो, उसके आधार पर काम करें और उसी के आधार पर आउटपुट जो आता है, उस आउटपुट को अगर ऑब्जर्वेशन करें, तो इस प्रकार की कंडीशन ही नहीं आएगी। अन्यथा रोज़ जो है स्ट्रेस, और वो छोटे बच्चों से लगाकर बड़ों तक सब में होने लग जाता है। जैसे छोटे बच्चों को किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, लेकिन उनको भी कई बार स्कूल में अगर कुछ भी हुआ, कभी टीचर ने कुछ कहा, कभी कुछ वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ गया, तो उसको वो स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उनको स्ट्रेस हो जाती है। तो इसलिए सब चीज़ें सामान्य रूप से अगर इनको थोड़ा सा समझाया जाए, थोड़ा अच्छे से उन चीज़ों को टेकल करने के लिए आइडिया अगर बता दिया जाए, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ों से बिल्कुल निजात मिल सकती है। ठीक है, क्या एंग्जाइटी डिसऑर्डर को प्रिवेंट किया जा सकता है? प्रिवेंशन है इसके लिए? बिल्कुल जी, मेरे को लगता है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर हम बिल्कुल नीति तौर पे, व्यक्तित्व तौर पे अगर हम वर्क करें,
तो इसको ज़रूर प्रिवेंट किया जा सकता है। कि जैसे अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं कि चाहे वो सोशल मीडिया का रोल हो, चाहे हमारे फैमिली सर्कमस्टेंस का रोल हो, चाहे हमारे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ का रोल हो, तो अगर हम एक ऐसा माहौल दें, एक बायोलॉजिकल फैक्टर तो अलग बात है, बट अगर एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, पॉजिटिव वाइब्स आएँ, तो ये एंग्जाइटी ज़रूर, क्योंकि एंग्जाइटी अगर देखा जाए तो आप बेसिकली जितना वास्तविकता से हटते जा रहे हैं उतना ही उसके लक्षण और प्रबल होते जाएंगे। आप जितना अनरियलिस्टिक बातों में, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल ही शायद यहाँ पे है कि वो एक अनरियलिस्टिक विजन में ले जाता है। तो जितना हम अपने को वास्तविकता से जोड़े रखेंगे, चाहे परिवार के थ्रू, चाहे अपने काम के थ्रू, चाहे मित्रों के थ्रू, तो जितना हम अपना को जोड़े रखेंगे उतना हम एंग्जाइटी के लक्षणों को अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर ग्रोवर, एंग्जाइटी अटैक जो है वो क्या है, थोड़ा सा समझाइए एंग्जाइटी अटैक क्या है, और एक तरह से हम कैसे जाने कि इस समय हम उस अटैक में है ही, और उससे बचने की भी थोड़ा सा मुझे, अगर प्रिवेंशन की जैसे मैं बात कही, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, एंग्जाइटी अटैक को हम लोग पैनिक अटैक बोलते हैं, लोगों को पैनिक हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो एंग्जाइटी आपकी फ्री फ्लोटिंग रहती है या स्पेसिफिक किसी चीज़ से रहती है। फ्री फ्लोटिंग में उनको हर चीज़ से डर लगता है, रोड क्रॉस करूँगा तो कहीं मुझे गाड़ी टक्कर ना मार दे, अगर मैं किसी बिल्डिंग में हूँ तो कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए, अगर मैं बटन दबाऊँगा तो कहीं मुझे करंट ना लग जाए, ये फ्री फ्लोटिंग है। स्पेसिफिक में जो फोबियाज़ कहते हैं, जिनको जैसे कि कुत्ते से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, लिफ्ट में जाने से डर लगना, ये स्पेसिफिक एंग्जाइटी होती है। इसी तरह से पैनिक में क्या होता है, नॉर्मल एंग्जाइटी फीचर्स को, जैसे कि हार्ट बीट हमारी, जब आप तेज़ चलेंगे तो भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ड्राइनेस, आपका मुंह वैसे भी सूख सकता है गर्मी की वजह से। लेकिन पैनिक वाले लोग क्या करते हैं, उन सिम्टम्स को, क्योंकि एंग्जाइटी के सिम्टम्स और ये हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस मैच करते हैं दोनों, तो वो लोग जैसे ही इन सिम्टम्स को देखते हैं अपने शरीर के अंदर, उनको लगता है कि मुझे एंग्जाइटी शुरू हो रही है, मैं घबरा रहा हूँ। जैसे जैसे वो इसके बारे में सोचते हैं कि मेरी एंग्जाइटी शुरू हो रही है, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, वो एक साइकिल चलने लगता है और उनकी एंग्जाइटी बढ़ने लगती है और वो सिम्टम्स भी फिर बढ़ने लगते हैं। तो जैसे वो फोकस करते हैं वो एक साइकिल चल पड़ता है और फिर आखिरी में उनको पैनिक आ ही जाता है, जिसमें उन्हें लगता है कि मैं तो बस मर जाऊँगा, मुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, मैं डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाऊँगा। तो ये पूरा का पूरा उनका एक पैनिक अटैक। इसके लिए मैनेजमेंट की अगर देखा जाए अगर, तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो यही है कि उनको एजुकेट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये जो आपके सिम्टम्स हैं, ये फिजियोलॉजिकल अराउजल, ये आपका वैसे भी हो सकता है आपको। तो आपको अपनी सेल्फ एफिकेसी बढ़ानी है, आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना है कि मैं इन सिम्टम्स को हैंडल कर सकता। सेल्फ एफिकेसी अपने आप में विश्वास, चीज़ों को संभाल सकने का, इसको सेल्फ एफिकेसी बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है उनके अंदर में ये विश्वास पैदा करना। हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, हम ये कहते हैं, जब कोई बच्चा आके हमें कहता है कि मैं स्कूल में फ़ेल हो जाऊंगा, या तो हम कहते हैं नहीं तुम फेल नहीं होगे। उसकी बजाय हमें यूँ कहना है, क्योंकि एक एग्ज़ाम लिखेगा तो पास या फेल दोनों में से एक, आप खेलोगे तो जीतोगे या हारोगे। हमें उनको ये आइडिया देना है कि आप चाहे फेल होगे चाहे पास होगे, आप उस चीज़ को संभाल सकते हो, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। एक की अगर हम उनको दे दें। दूसरा, एक जो सबसे ज़्यादा एक टेक्निक जो स्पोर्ट्स पर्सन्स यूज़ करते हैं, विजुअल इमेजरी। आप अपने दिमाग के अंदर में, आपको पता है कि जब आप अपने बॉस के सामने जाएंगे या आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है कि इंटरव्यू या बॉस को फेस करना, तो आपको चिंता होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके रखना है, उस सिचुएशन को तैयार करके रखना है अपने दिमाग में, स्क्रिप्ट तैयार करनी है एक अपने दिमाग में पूरी, और आपने उसको पॉजिटिव की तरफ देखना है कि मैंने उसको कैसे पॉजिटिवली हैंडल किया। आप अगर इस स्क्रिप्ट को बार बार इंटरव्यू में जाने से पहले प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका व्यवहार आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली इंटरव्यू के अंदर में भी चेंज हो चुका है, बदल चुका है, वो पॉजिटिव की तरफ में जा चुका है। स्पोर्ट्स पर्सन्स इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी फोकस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पे लेकर आना है। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें बदलती दिखाई लेकिन उसके साथ साथ में होता क्या है, डिफरेंस कहाँ पे आता है, हम इनसाइट इज़ नॉट क्योर, आपको पता चल गया, लेकिन उसके साथ जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लोग क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि अच्छा मैं जब वहाँ जाऊँगा तो मैं बॉस के सामने ऐसे करूँगा या इंटरव्यू में ऐसे करूँगा, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सफल होंगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली सोच के जाएंगे कि मैं इंटरव्यू में बैठ के ऐसे जवाब दूंगा, तो आपको एंग्जाइटी आके घेर लेगी और फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। यानी उस डर से भागे नहीं, उसका सामना करें, और जितना आपने कहा ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, तो समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप इससे बिल्कुल उभर आपने पाएंगे। सही उठाया। ठीक है डॉक्टर व्यास,
आयुर्वेद में किस तरह का इलाज है, कैसे ऐसे लोगों को एक तरह से, पहले तो मुझे बताइए कब डॉक्टर के पास जाना है, ये कैसे समझें, और आयुर्वेद किस तरह से इसका इलाज करता है? देखिए, ये घर वाले भी जब महसूस करने लग जाते हैं कि ये सामान्य से दूसरे टाइप का व्यवहार करने लग गए हैं, यानी वो एंग्जाइटी के शिकार हैं, तो ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से उनको चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी पैथी में जाएं। और इसमें भी कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि देखिए, हमारा अगर डेली रूटीन हमने सही रख रखा, क्योंकि मन के कारण, और मन को अगर सही उसमें लगाएं, जो हमारी पूरी दिनचर्या बता रखी है कि हम जो कहना चाहिए कभी ध्यान करें, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करें, जिससे मन के ऊपर किसी प्रकार के बुरे प्रभाव ही नहीं आते हैं, तो एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस आएगा ही नहीं। लेकिन वो नहीं कर पाए और चिंता अगर प्रारंभ हो गई, तो ऐसे में हम चिकित्सक से परामर्श लें। और आयुर्वेद में जो पंचकर्म है, उसमें एक थेरेपी शिरोधारा, शिरोधारा इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर शिरोधारा करवाते हैं तो धीरे धीरे हम एंग्जाइटी से दूर हो जाते हैं। और इसका एक लक्षण मुख्य होता है जिसमें होता है अनिद्रा, माने नींद नहीं आती व्यक्ति को, और शिरोधारा से बहुत अच्छी नींद आ जाती है। जब हम देखें तो पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम है, व्यक्ति जब आराम करता है ना, तो उस पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो इसमें यही कहा गया, आप रेस्ट करें, थोड़ा बहुत कुछ हल्का व्यायाम करें, प्राणायाम करें। आयुर्वेद में अभ्यंग बता रखा है, कुछ आयल बता रखे, उनका प्रयोग करें, कुछ एकल द्रव्य बता रखे हैं, वो चिकित्सक के परामर्श के आधार पर उनका प्रयोग करें, जिनको अपन मेद्य रसायन कहते हैं, उनका प्रयोग करें। तो इन सब का अगर सही रूप से प्रयोग किया जाए और अपनी दिनचर्या को व्यक्ति ठीक रखें, और थोड़ा सा उसका खान पान ठीक रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जिस प्रकार का हमारा भोजन रहता है, उसी प्रकार की हमारी सोच रहती है। तो हमारा भोजन अगर ठीक रहा, हमारी डाइट ठीक रही, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा रहा, हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी रही, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता होगी नहीं। क्योंकि एंग्जाइटी वाले लोग शायद कुछ ऐसा भी है कि कभी खाने ज़्यादा लगेंगे, कभी नहीं खाएंगे, तो इस वजह से भी खान पान बहुत ज़्यादा बदल जाता है। तो उसका भी ध्यान अगर वो रखेंगे तो वो स्वस्थ रह सकते हैं। तो यानी एक नियम ज़रूर बना लेना है कि अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, व्यायाम, योग, मेडिटेशन, किसी भी तरह का शुरुआत करने के लिए वो दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना है। और कुछ भी हो, कोशिश यही करनी है कि जो हमने रूटीन बना रखा है उसे हम ज़रूर फॉलो करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा एंग्जाइटी से दूर रहने में। हमारे पास सवाल भी कुछ लोगों के आए हैं, ईमेल के ज़रिए सवाल हमें मिले हैं। कुछ सवाल इनमें से मैं लेना चाहूँगी। एक सवाल है हमारे पास, इसमें पूछा है, एक मैं नाम बताती हूँ आपको, कामिनी कुमार हैं गाज़ियाबाद से, इन्होंने हमें ये सवाल भेजा। और इनका सवाल ये है कि मेरी उम्र 32 साल है, मैं एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, मुझे हर 3 महीने में ऑफिस में टीम को अपनी रिपोर्ट, एक प्रेजेंटेशन देनी होती है। प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत ज़्यादा मुझे पसीने आते हैं, कपकपी आती है, दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और लगता है कि जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगी तो लोग मुझे जज करेंगे। और हर बार मेरे साथ लगभग ऐसा होता है। तो ये क्या एक डिसऑर्डर है, इसका इलाज हो सकता है, और इससे कैसे बचा जाए डॉक्टर? डिसऑर्डर कहने के लिए तो इसमें कुछ और सिम्टम्स को हमें समझना पड़ेगा, लेकिन अभी देखा जाए तो इनको ये सोशल एंग्जाइटी के लक्षण हैं ये। अच्छा। और उस सोशल एंग्जाइटी में इनके जो लक्षण हैं वो फिजियोलॉजिकल अराउजल ज़्यादा आ रहा है इनको। तो इनको एक पर्टिकुलर तरह की रिलैक्सेशन रहती है जिसको JPMR, जैकबसन प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, इसका स्पेसिफिक काम ही ऐसे लक्षणों के ऊपर अटैक करना है, वो उसको नीचे करती है। और फिर दूसरा जो वो बोल रहे हैं कि लोग मुझे जज करेंगे, ये सोशल एंग्जाइटी का लक्षण है कि जिसमें उन्हें लगता है कि लोग मेरे बारे में कुछ ठीक नहीं सोच रहे या ऐसा करें। तो उसके लिए इनको ये प्रैक्टिस, जैसे हम बोल रहे थे कि इनको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपनी इमेजरी में, एक तो प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, और फिर इनको अगर देखा जाए, अगर ये बोल रहे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं और ये लगातार प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अपनी प्रेजेंटेशंस तो अच्छे से कर पा रही हैं। तो उसको हम यूँ भी देख सकते हैं कि ये लोगों को नॉर्मल एंग्जाइटी भी होती है कि आप जब कुछ शुरू करते हो तो आपको थोड़ा एंग्जाइटी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम के साथ साथ आगे जाते हो तो आपकी एंग्जाइटी ठीक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर ग्रोवर, मुझे एक चीज़ बताया, अगर एलोपैथी में हम एंग्जाइटी के लिए इलाज कर रहे हैं, क्या इस बहुत सारी चीज़ें जो लगातार लेनी पड़ती हैं, ये एंग्जाइटी के लिए भी लगातार लेनी पड़ेंगी दवाइयाँ, या धीरे धीरे आप कम करते हैं उसको? अगर मेडिसिन के लिए अगर वो जाते हैं, अगर तो मेडिसिन अगर वो लेते हैं, हालांकि मैं मेडिसिन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी अगर वो मेडिसिन लेते हैं अगर, तो उनको डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन शुरू होती है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होती है। फिर उसके बाद में जब ये रिपोर्ट करते हैं कि अब हमें अच्छा चल रहा है, यूजुअली इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 6 महीना से 1 साल। फिर उसके बाद में अगर वो उसके ऊपर ठीक चल रहे हैं तो फिर वो धीरे धीरे उसको टेपर ऑफ कर देते हैं, उसको नीचे की धीरे धीरे कम करते जाते हैं, और फिर उनकी दवाई बंद हो जाती है। ठीक है।
डॉक्टर जेठानी, एक सवाल है जो कॉलेज के एक छात्र ने पूछा है और इन्होंने कहा है कि मैं कोई भी नज़दीकी रिलेशनशिप बनाने में नाकाम रहता हूँ, मुझे रिजेक्शन का डर बना रहता है और बहुत गहराई से मैं इसीलिए खुलकर किसी से उस तरह से बात भी नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कि मेरे बारे में गलत धारणा, यानी कहीं ना इनको भी ऐसा लगता है कि लोग इन्हें जज करेंगे। इसे दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या ये एंग्जाइटी है? आयान शर्मा का ये सवाल है इंदौर से। देखिए, ये कहना कि एंग्जाइटी है, इन जो लक्षण बताए गए हैं इस पर मुश्किल है, क्योंकि ये लो सेल्फ एस्टीम भी हो सकता है, ये टुवर्ड डिप्रेशन भी जा सकता है। मगर एक बात ज़रूर क्लियर है कि इनको कहीं ना कहीं सोशल फोबिया ज़रूर, एक डिग्री ऑफ सोशल फोबिया ज़रूर डेवलप हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सेल्फ एस्टीम है वो औरों के परख से देखते हैं। वो उन्होंने काइंड ऑफ अपनी जो मेरी इमेज है वो मैं औरों के नज़रिए से परख कर रहा हूँ उसे। तो यहाँ ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो अपनाएं, वो अपने दिनचर्या में अपने जो मित्र, जो अपनी कम्युनिकेशन है अपने दोस्तों से, परिवार से, वो बढ़ाएं। एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आजकल पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, आपको चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, एक आपको एक ये माना जाता है कि आपको एक बेंचमार्क तक आना ही आना है, और वो और बढ़ जाता है जब आप एक 1-to-1 रिलेशनशिप में हों। तो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, जैसे अब हम सब डिस्कस कर रहे हैं, कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई जाए, जहाँ पे आप अपने लाइफस्टाइल को देखें, आप अपने कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं, आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, आप कुछ आसन हैं, प्राणायाम हैं, उनको करें, खान पान का ध्यान रखें, और दवाई जहाँ आपसे बिल्कुल नहीं संभल रहा है तो वहाँ ज़रूर दवाई का इस्तेमाल करें, ताकि आप उस चीज़ के साथ एडजस्ट कर सकें। ठीक है, मैं डॉक्टर व्यास एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगी और बहुत जल्दी से मैं चाहूँगी इसका आप जवाब दें। ये जो सवाल हमारे पास आया है, उन्होंने कहा है कि मेरी माता जी के निधन के बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ये सवाल है रजनी का मुरादाबाद से। इन्हें ये डर रहता है हमेशा कि ये किसी अपने को खो देंगी, कोई इनका बहुत बड़ा ऐसा नुकसान होगा जो इन्हें इमोशनल सेटबैक की तरफ लेकर जाएगा। ये कैसे मैनेज हो सकता है? बिल्कुल, कई बार व्यक्ति जो है ना, अगर कोई अपने सामने अगर इस टाइप का वो देख लेता है तो उसको उन चीज़ों को फिर बार बार जज करने लग जाता है। किसी के परिवार में अगर किसी की कैंसर से डेथ हो गई तो वो बार बार सोचने लग जाता है कि कई परिवार में दूसरे व्यक्ति को कैंसर नहीं हो जाए। कोरोना काल में हमने कई बार देखा कि अगर कोई व्यक्ति पास का पड़ोस वाले को कोरोना हुआ था और उसकी अगर उसमें डेथ हो गई तो पास वाले सब लोग ये सोचने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का इसको ये एंग्जाइटी के अंतर्गत ही है। तो उनको इस चीज़ को कि हर एक व्यक्ति का एक फिजियोलॉजी अलग होती है, हर चीज़ के निदान अलग अलग होते हैं, तो इसलिए नहीं कि उनके परिवार में अगर किसी को हो गया तो ये उनको भी हो सकती है। तो इसके लिए अपने यहाँ खास तौर से बता रखा है कि मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, कोई एक व्यक्ति उनको अच्छे से समझाए, काउंसलिंग करें और इन चीज़ों से वो बड़े अच्छे से बाहर निकल सकते हैं। इसमें कोई मेडिसिन या उसकी आवश्यकता नहीं है, उनको सही यथार्थ से ज्ञान करवाया जाए। तो यथार्थ ज्ञान जब उनको हो जाएगा तो उनकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। तो इस चीज़ लिए उनको आपस में, और कई बार क्या जैसे जॉइंट फैमिली रहती थी तो वहाँ पर सब आपस में बैठ के बात करते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो उनका ना तो किसी से संवाद हो पाता है, तो उनकी चिंता वैसी बनी रहती है, वो दूर नहीं होती है। तो इसके लिए साथ में बैठ करके अपनों से बड़े जिनको वो मानते हैं उनके साथ में विचार विमर्श करें तो इस चीज़ से वो बिल्कुल निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है। प्रोफेसर व्यास साहब का, डॉक्टर नवीन ग्रोवर आपका, साथ ही डॉक्टर विपिन जेठानी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज आयुष्मान भव में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा तीनों ही विशेषज्ञों ने कहा कि इसके सिम्टम्स हैं, इन्हें समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से जो व्यक्ति है वो खुद तो इसे समझे ही, जो उसके आसपास दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, वो भी इसे समझें, और कहीं ना कहीं इसे मैनेज अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि तमाम विशेषज्ञ यही बता रहे हैं कि ये डर है, ये चिंता है, ये भय है, ये वास्तविकता नहीं है। इसीलिए वास्तविकता को समझें और जीवन को खुलकर जिएं, और अगर ज़रूरत हो तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ से ज़रूर परामर्श लें। इसी के साथ फिलहाल आयुष्मान भव के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।